हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर समुच्चय सेट्स को लेकर के आया हूं और इसके बारे में हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नया टॉपिक होगा सबसेट। सबसेट यानी कि बोले तो उपसमुच्चय। फिर से हम एक बात बोले कि समुच्चय के अंदर हम जो भी नए बातों का बात करेंगे, जो भी नए बातों का निर्माण करेंगे, वह समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों पर आधारित होगा। समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों पर आधारित होगा। फिर से एक बार, समुच्चय के अंदर हम जो भी नए टॉपिक का बात करेंगे, वह सारा नया टॉपिक समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों पर आधारित होगा। क्योंकि समुच्चय के अंदर पाया क्या जाता है तो अवयव। समुच्चय के अंदर पाया क्या जाता है तो अवयव। तो हम जो भी बात करेंगे वह केवल और केवल अवयव से आधारित बातें करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब पहले समझ लीजिए। जब किसी समुच्चय के अवयवों के द्वारा हम एक नए समुच्चय का निर्माण करते हैं। फिर से, जब एक उपसमुच्चय के अवयवों के द्वारा जब हम एक नए समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो जिन समुच्चय का निर्माण किए हैं हमने, जिस नए समुच्चय का निर्माण किया है हमने, उसे ही हमें उपसमुच्चय कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। एक बार फिर से, जिस समुच्चय के अवयवों के द्वारा जो हम नए समुच्चय का निर्माण करेंगे, जिस समुच्चय के अवयवों के द्वारा हम नए समुच्चय का निर्माण करेंगे, उसी नए समुच्चय को हम लोग उपसमुच्चय कहेंगे। उसी नए समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे। तो वह किसका उपसमुच्चय होगा? जिस समुच्चय के अवयवों के द्वारा नए समुच्चय का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए। हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास एक नया समुच्चय है। हमारे पास एक समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव है 2, 4, 6, 8 और एक समुच्चय हमारा बी जिसके अंदर अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से सुनना है। हमने बोला उपसमुच्चय के बारे में। क्या बोला? जिस समुच्चय के अवयवों के द्वारा हम एक नए समुच्चय का निर्माण करते हैं, उसी नए समुच्चय को हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं। उसी नए समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। फिर से आइए और इसे समझिए कि कौन से समुच्चय का निर्माण हुआ है और कौन से समुच्चय के अवयवों का प्रयोग करके। फिर से, कौन से समुच्चय का निर्माण हुआ है और कौन से समुच्चय के अवयवों के द्वारा, ये हमें ध्यान देना। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या समुच्चय ए के अवयवों के द्वारा समुच्चय बी का निर्माण हुआ है? ये हमें देखना है। क्या देखना है? क्या समुच्चय ए के अवयवों के द्वारा क्या समुच्चय बी का निर्माण हुआ है? अगर हां, समुच्चय ए के अवयवों के द्वारा यदि समुच्चय बी का निर्माण हुआ हो तो समुच्चय बी को उपसमुच्चय कहेंगे। या समुच्चय बी के अवयवों के द्वारा समुच्चय ए का निर्माण हुआ हो तो समुच्चय ए को उपसमुच्चय कहेंगे। तो हमें देखना है कि क्या समुच्चय ए के अवयवों के द्वारा समुच्चय बी का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं। समुच्चय बी में ए में 2 है, तो समुच्चय बी में भी 2 है। लेकिन समुच्चय बी में 1 है, तो क्या समुच्चय ए में 1 है? नहीं है। अर्थात समुच्चय ए के अवयवों के द्वारा समुच्चय बी का निर्माण नहीं हुआ है।
क्योंकि समुच्च बी में एक अवयव ए है, सॉरी एक है, तो समुच्च ए में वह अवयव एक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, समुच्च ए के अवयव का प्रयोग करके समुच्च बी का निर्माण नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अब समुच्च बी के अवयव के द्वारा क्या समुच्च ए का निर्माण हुआ है, देखते हैं। तो समुच्च बी में एक अवयव है एक, तो समुच्च ए में अवयव नहीं है, तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि बी के द्वारा क्या ए का निर्माण हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि बी के अंदर जो अवयव है वह ए में प्रयोग नहीं किया गया हो। ठीक है, चलिए, दो है, बिल्कुल दो मिल गया। तीन है इसमें, लेकिन इसमें तीन नहीं है, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि समुच्च ए का निर्माण किया गया है और समुच्च बी के एक अवयव तीन का भी प्रयोग नहीं किया गया है। चार है, बिल्कुल चार है, चार है, बिल्कुल चार है। हम लोग देखते हैं यहां पे चार है, बिल्कुल चार है। पांच है, पांच नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समुच्च ए का निर्माण हुआ है बी के अवयवों का प्रयोग करके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समुच्च बी के सारे अवयव का प्रयोग किया गया। डन है, चलिए। समुच्च के अंदर, समुच्च बी के अंदर 6 है, बिल्कुल इसके अंदर 6 है। समुच्च बी के अंदर 8 है, बिल्कुल इसके अंदर 8 है। यानी क्या समझ में आया कि समुच्च ए का निर्माण हुआ है, समुच्च ए का निर्माण हुआ है किससे, समुच्च बी के अवयवों का प्रयोग करके। समुच्च बी का अवयवों का प्रयोग करके समुच्च ए का निर्माण किया गया है, क्योंकि जो जो अवयव समुच्च बी में उपस्थित है वो तो समुच्च ए में उपस्थित है ही, और साथ ही समुच्च बी में एक्स्ट्रा अवयव है। तो समुच्च बी में अगर एक्स्ट्रा अवयव है हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि समुच्च बी के अंदर जो भी अवयव है उन्हीं अवयवों का प्रयोग करके एक नए समुच्च का निर्माण होना चाहिए। तो समुच्च बी के अंदर 1 से लेकर के 9 तक अवयव था, तो उसमें से 2, 4, 6 और 8 का प्रयोग करके समुच्च ए का निर्माण हुआ है। अर्थात समुच्च ए जो है वह उपसमुच्च है, समुच्च ए जो है उपसमुच्च है किसका, तो समुच्च बी का। समुच्च ए जो है उपसमुच्च है तो किसका, समुच्च बी का। क्लियर है, चले आगे। चलिए, अब दूसरे शब्द में उपसमुच्च का परिभाषा सुनिए। अब दूसरे शब्द में उपसमुच्च का परिभाषा सुनिए, क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान लगेगा। यदि ए और बी दो समुच्च है, यदि ए और बी दो समुच्च है और समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित है, समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित है, तो समुच्च ए को उपसमुच्च कहेंगे किसका, समुच्च ए को उपसमुच्च कहेंगे किसका, समुच्च बी का। फिर से सुनिए, यदि ए और बी दो समुच्च है और समुच्च ए का सभी अवयव, समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित हो, समुच्च ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित हो, तो समुच्च ए को उपसमुच्च कहेंगे किसका, समुच्च बी का। तो आइए देखते हैं क्या समुच्च ए का सारा अवयव समुच्च बी में है। तो देखिए 2, 4, 6 और 8 मिला या नहीं मिला, मिल गया। समुच्च ए का सारा अवयव समुच्च बी में मिल गया, लेकिन क्या बी का सारा अवयव मिल रहा है, तो एक है तो इसमें एक नहीं है। यहीं पे ये फेल हो गया, क्या कि बी का सारा अवयव ए में नहीं है, तो किसका सारा अवयव किस में है, तो समुच्च ए का सारा अवयव किस में है, समुच्च बी में है। तो हम यहां क्या बोलेंगे, समुच्च ए उपसमुच्च है
समुच्चय बी का समुच्चय ए उपसमुच्चय है समुच्चय बी का। तो क्यों? क्योंकि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। इसीलिए समुच्चय ए हमारा उपसमुच्चय हुआ। किसका? तो समुच्चय बी का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए तब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर समुच्चय ए में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है और समुच्चय बी में हमारा सी एफ एच है। ध्यान से सुनिएगा, समुच्चय ए में हमारा ए से लेकर के आई तक है और समुच्चय बी में हमारा सी एफ और एच है। तो कौन से समुच्चय का सभी अवयव किस समुच्चय में उपस्थित है यह पता लगाइए। तो समुच्चय ए में एक अवयव है ए, तो समुच्चय बी में वो अवयव ए नहीं है, अर्थात समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में नहीं है। यही फेल हो गया, क्योंकि ए समुच्चय ए में है लेकिन समुच्चय बी में ए नहीं है, अर्थात समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, अब बी का देखते हैं। तो क्या बी का सारा अवयव समुच्चय ए में है? तो समुच्चय बी में एक अवयव है सी, तो बिल्कुल इसमें सी है। समुच्चय बी में एक अवयव है एफ, तो बिल्कुल समुच्चय ए में है एफ। समुच्चय बी में एक अवयव है एच, तो बिल्कुल समुच्चय बी में एक अवयव है एच, तो समुच्चय ए में भी एच है। अर्थात समुच्चय बी का सारा अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है। समुच्चय बी का सारा अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है। तो यहां पर उपसमुच्चय ए कहलाएगा कि बी कहलाएगा? आप सभी बोलिए। अब ये यहां पे समुच्चय बी उपसमुच्चय कहलाएगा कि समुच्चय ए उपसमुच्चय कहलाएगा? आप सभी बोलिए। अगर आप सभी नहीं बोलिएगा तो इससे एक बातें याद आती है, अगर आप चुप रहिएगा तो बातें किससे करेंगे? अगर आप चुप रहिएगा तो बातें हम किससे करेंगे? अगर हम न रहें तो याद कौन करेगा? हम न रहें तो याद कौन करेगा? मानते हैं हम अच्छे नहीं हैं, अगर हम न रहें तो परेशान आपको कौन करेगा? क्लियर है बात? तो इसी तरह से आप लोग भी बोलिए। तो क्या बोले यहां पर देखे कि समुच्चय बी का सारा अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, अर्थात समुच्चय बी उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। समुच्चय बी उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। फिर से बात आई है, हम उपसमुच्चय को कहते हैं। एकदम समझिए, समय का टेंशन ना लीजिए, जितना समझना हो उतना समझिए, बार बार समझिए, लेकिन जब तक ना समझ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? चलिए, कहता है क्या, अगर हमारे पास ए और बी दो समुच्चय है और यदि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है,
यदि समुच ए का सभी अवयव समुच बी में उपस्थित है, समुच ए का सभी अवयव समुच बी में उपस्थित है, तो समुच ए को उपसमुच कहेंगे किसका? बी का। लेकिन वही अगर समुच बी का सभी अवयव समुच ए में उपस्थित है, तो समुच बी को उपसमुच कहेंगे किसका? समुच ए का। तो इसको सिंबॉलिक रूप में हम लोग दिखलाते कैसे हैं? देखिए, जो उपसमुच है, कौन है उपसमुच? ए, उसको आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद उपसमुच का सिंबल ये दिया जाता है, यू को सुला दीजिए आप। यू जो होता है ना, यू को आप सुला दीजिए। इसी को हम लोग कौन सा सिंबल कहते हैं? उपसमुच सिंबल। किसका सिंबल? उपसमुच सिंबल। ठीक है, अब बताइए, ए जो उपसमुच था उसको हम पहले लिख दिए, और ये किसका उपसमुच है? बी का, उसको बाद में लिख दीजिए। अर्थात ये सिंबॉलिक रूप हो गया, ए उपसमुच है बी का। क्या पढ़ेंगे बोलिए? ए उपसमुच है बी का। उसी तरह से बताइए यहां कौन उपसमुच है? बी। तो हम बोलेंगे बी उपसमुच है किसका? ए का। हम लिख देंगे ए का। क्या समझ में आया सिंबॉलिक रूप? जो उपसमुच होगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसका उपसमुच होगा उसको बाद में। जिस समुच का सारा अवयव दूसरे समुच में उपस्थित है, तो देखिए ए का सारा अवयव समुच बी में उपस्थित है, तो ए हमारा उपसमुच कहलाएगा बी का। और यहां देखिए, बी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है, तो समुच बी उपसमुच कहलाएगा किसका? ए का। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल लेते हैं। और दूसरा समुच बी है, तो बताइए कौन से समुच का सभी अवयव कौन से समुच में उपस्थित है? तो हम यहां देखेंगे, इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है। यानी समुच ए का सारा अवयव समुच बी में नहीं है, यानी ए उपसमुच नहीं होगा। अब बी को देखते हैं, बी में 3 है तो ए में भी 3 है, बी में 5 है तो ए में भी 5 है, 5 है। अगर बी में 1 है तो ए में भी 1 है, अगर बी में 9 है तो ए में 9 नहीं है। अर्थात समुच ए का सारा अवयव समुच बी में नहीं है, और समुच बी का भी सारा अवयव समुच ए में नहीं है, तो यहां पर कोई भी उपसमुच नहीं कहलाएगा। यहां पर कोई भी उपसमुच नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समुच ए का भी सारा अवयव समुच बी में नहीं है, और समुच बी का भी सारा अवयव समुच ए में नहीं है। अर्थात यहां कोई भी उपसमुच नहीं कहलाएगा। इसको सिंबॉलिक रूप में दिखलाते हैं। क्या? ए उपसमुच नहीं है बी का, और बी भी उपसमुच नहीं है ए का। क्यों ए भी उपसमुच नहीं है बी का और बी भी उपसमुच नहीं है ए का? क्योंकि ए का भी सारा अवयव बी में नहीं है और बी का भी सारा अवयव ए में नहीं है। अर्थात कोई भी उपसमुच नहीं है। समझ में आ रहा है उपसमुच? ये नहीं आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू, परिभाषा के पीछे नहीं जाना है। अगर हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बातें होगी। परिभाषा हम लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? हमारे पास एक समुच है ए, जिसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, एक समुच है बी, जिसके अंदर अवयव है 4 8 12। तो कौन से समुच का सारा अवयव किस समुच में उपस्थित है? तो ए का सारा अवयव तो बी में उपस्थित हो नहीं सकता है।
ए का सारा अवयव बी में तो उपस्थित हो नहीं सकता, इसमें बहुत सारा अवयव है, इसमें कम है। तो बी का सारा अवयव क्या ए में है? चेक कीजिए, 4 बिल्कुल, 8 बिल्कुल, 12 बिल्कुल, अर्थात समुच बी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है। समुच बी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है, अर्थात क्या बोलेंगे? बी उपसमुच है किसका? ए का। एकदम सिंबॉलिक रूप में दिखलाइए। जो उपसमुच होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो उपसमुच होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका उपसमुच होगा उसको बाद में लिखेंगे। क्या समझ में आ गया? फिर एग्जांपल लेते हैं और इन एग्जांपलों से अभी उपसमुच के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। क्या? एक समुच ले लेते ए जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है। एकदम ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, समझिएगा, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। तो इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो कैसा समुच है ये एक रिक्त समुच है, जिसे हम लोग अगर इससे ना सूचित करें तो हम केवल और केवल फाई से भी सूचित कर सकते हैं, क्योंकि फाई का मतलब ही होता है रिक्त समुच। फाई का मतलब ही होता है रिक्त समुच। इस समुच के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। और एक समुच लेते हैं हम लोग बी जिसके अंदर अवयव उपस्थित है 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, तो इसमें कौन उपसमुच है किसका? क्या समुच ए का सारा अवयव बी में है कि बी का सारा अवयव ए में है? तो पता नहीं चल रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा। तो यहां पर समझिए, क्या समझिए, हम उपसमुच में किन बातों का प्रयोग कर रहे हैं कि एक समुच है, एक समुच के अवयवों का प्रयोग करके जिन समुच का हम निर्माण कर रहे हैं उसी को उपसमुच कर रहे हैं। तो ए के अंदर अवयव ही नहीं है, तो अब ए के अंदर अवयव नहीं है तो बी का निर्माण तो हुआ नहीं होगा, और बी के अंदर अगर अवयव है तो ए के अंदर अवयव उपस्थित नहीं है, तो क्या ऐसा ए का निर्माण हो सकता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल हाँ। हम एग्जाम्पल देते हैं, गांव के बच्चे अच्छी तरह से समझ में आएंगे, समझ में आ जाएगा। इस एक गोटी खेलते थे, 5 गोटी उठाते थे हम लोग, फेंके फिर उठाए, और जो जीतता था वो हारने वाला से पूछता था हमारे हाथ में कितना गोटी है। समझिएगा, हाँ, ये मुट्ठी जो है ये समुच है, और जो गोटी है ये 5, वो समुच के अंदर का क्या है? अवयव। समुच के अंदर का क्या है? अवयव। ध्यान से समझिए, ये हमारा मुट्ठी समुच है, इस समुच के अंदर जो हमारा गोटी है वो हमारा क्या है? अवयव। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस मुट्ठी को बंद किए, यानी समुच के अंदर अवयव को ले लिए। अब इससे हम लोग इससे गोटी निकालते थे, यानी इस समुच के अवयव से इस समुच का निर्माण करते थे। यानी यह समुच का निर्माण हुआ, यह मुट्ठी हमारा उपसमुच है। कौन से मुट्ठी का? तो इस मुट्ठी का, क्योंकि इसके अंदर जो गोटी है उसी गोटी से हमने इस समुच का निर्माण किया। इसके अंदर जो अवयव है इसी अवयव का प्रयोग करके हमने इस मुट्ठी का निर्माण किया, इस समुच का निर्माण किया। तो यह निर्माण हुआ, तो यह उपसमुच है किसका? तो इससे ना निर्माण हुआ है। तो बताइए, वो खेलते खेलते हाथ में एक भी गोटी नहीं लेते थे, यह पॉसिबल था कि नहीं था? खेलते खेलते हम हाथ में एक भी गोटी नहीं लेते थे और बोलते थे कितना गोटी है ये बताइए आप। तो बोलता था क्या? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो बोला जाता था फुक्का। फुक्का मतलब ये क्या हो गया? खाली। फुक्का मतलब ये समुच क्या हो गया? खाली। फुक्का हम लोग, तभी हमें नॉलेज नहीं था कि हमें इसे फाई बोलना है, तभी हमें नॉलेज नहीं था कि हमें क्या बोलना है? फाई बोलना है। लेकिन बताइए,
इस फाई का, इस खाली समुच का निर्माण इसी समुच से हुआ है कि नहीं? बताइए, इस खाली समुच का निर्माण इसी समुच के अवयव से हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? उपसमुच। अर्थात किसी भी समुच का एक फिक्स उपसमुच होता है, किसी भी समुच का एक फिक्स उपसमुच होता है जिसको कहते हैं रिक्त समुच, अर्थात फाई कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच, अर्थात हम लोग क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। इसका मतलब समझिए, इस समुच के अवयवों का अगर हम प्रयोग नहीं भी करके अगर हम समुच का निर्माण करते हैं, इस समुच का कोई भी अवयव नहीं लिए और हम एक समुच का निर्माण करते हैं, लेकिन वह समुच खाली होना चाहिए, कहीं और का अवयव नहीं होना चाहिए, लेकिन वह समुच क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए, उसके अंदर कोई अवयव नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर हम किसी समुच के अवयवों का प्रयोग किए बिना जब हम एक रिक्त समुच का निर्माण करते हैं या एक समुच का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, तो ये खाली समुच क्या कहलाएगा? उपसमुच कहलाएगा। ये खाली समुच क्या कहलाएगा? उपसमुच कहलाएगा। किसका? तो कौन से समुच में अवयव है? समुच बी का, अर्थात ए उपसमुच होगा किसका? बी का। क्यों? क्योंकि समुच ए के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, वह एक खाली समुच है। तो ये खाली समुच सभी समुच का उपसमुच होता है। ये खाली समुच अर्थात रिक्त समुच सभी समुच का उपसमुच होता है। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिए, यहां नोट पॉइंट में लिखेंगे, रिक्त समुच तो किससे सूचित करते हैं? फाई से, केवल और केवल फाई। रिक्त समुच सभी समुच्चों का एक निश्चित उपसमुच होता है। क्या लिखे बताइए? रिक्त समुच सभी समुच का एक निश्चित उपसमुच होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक समुच है ए, उसके अंदर अवयव है हमारा 5, 10, 15, 20, 25 और एक समुच के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, बिल्कुल खाली है, मतलब रिक्त समुच है। और रिक्त समुच को हम किससे सूचित कर सकते हैं? फाई से। तो यहां पर कौन उपसमुच होगा? समुच बी में अवयव ही नहीं है, तो बी से ए का तो निर्माण नहीं होगा। लेकिन क्या ए से बी का निर्माण हुआ है? तो बिल्कुल हम बोलेंगे हां, क्योंकि समुच बी के अंदर कोई अवयव ही नहीं है, तो हमने समुच ए का कोई अवयव लिया ही नहीं, समुच ए का कोई अवयव लिया ही नहीं, लेकिन समुच बी में कोई अवयव रखा भी नहीं, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है? खाली। और रिक्त समुच सभी समुच का क्या होता है? उपसमुच, अर्थात यहां पर समुच बी क्या होगा? उपसमुच होगा। किसका? समुच ए का। समुच बी क्या होगा? उपसमुच होगा। किसका? समुच ए का। क्यों? क्योंकि समुच बी के अंदर कोई अवयव उपस्थित है ही नहीं, वह एक रिक्त समुच है, वह एक रिक्त समुच है। और सभी रिक्त समुच अगर हम रिक्त समुच का बात करते हैं तो जो भी हमारा रिक्त समुच होगा वह सभी समुच का एक निश्चित उपसमुच होगा। जो भी समुच ले लो, अगर उस समुच का एक निश्चित उपसमुच पूछे तो कोई हो या ना हो, रिक्त समुच जरूर होगा। क्लियर है? जब भी हम निर्माण करेंगे तो इसी समुच के अंदर का अवयव का प्रयोग करके करेंगे।
और हमने इन अवयवों का प्रयोग ही नहीं किया, तो बोलो एक खाली समुच्चय का हम निर्माण कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अर्थात रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। क्या समझ में आ गया? क्या इस लाइन को आप याद रखिएगा कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। डन। चलिए अगली बात है, फिर से आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट बातें था उपसमुच्चय को लेकर के, इसे आपको हमेशा याद रखना है। ध्यान से देखिए, फिर से हम परिभाषा की ओर आते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, अगर समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो समुच्चय ए को उपसमुच्चय कहेंगे समुच्चय बी का। तो आइए परिभाषा को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले और समझते हैं। क्या परिभाषा लिखते हैं? माना कि ए एवं बी दो समुच्चय है, माना कि ए एवं बी दो समुच्चय है, यदि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, तो जरा परिभाषा को पढ़िए। कौन से समुच्चय का सभी अवयव किसमें उपस्थित है? तो समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। सही बतलाइए या गलत? क्योंकि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, क्योंकि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, तो समुच्चय ए को क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे। किसका? तो समुच्चय बी का। और बोलेंगे इसे ए उपसमुच्चय बी के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? ए उपसमुच्चय। यू जो होता है, यू को आप सुला दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। यू को आप सुला दीजिए तो वो क्या सिंबल बन जाएगा? उपसमुच्चय का। तो देखिए यहां पर परिभाषा में समुच्चय ए का सभी अवयव किसमें था? समुच्चय बी में। समुच्चय ए का सभी अवयव किसमें था? तो समुच्चय बी में। तो समुच्चय ए को उपसमुच्चय कहे बी का। उसी प्रकार से अगर समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में हो, समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तो समुच्चय बी को उपसमुच्चय कहेंगे। किसका? समुच्चय ए का। क्या भाई समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात है कि सभी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय। सभी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय। क्लियर है? आइए अब उपसमुच्चय को एक बार और फिर समझते हैं। हम एक ही बात कर रहे हैं,
जितना ज्यादा समझना है समझिए, उप समुच को हर एक तरह से समझ करके कंप्लीट करना है। समय लगता है, लगने दो, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब दूसरे तरह से हम लोग समुच को समझते हैं, मतलब बातें जो हमारी होगी, बातें हमारी वही होगी, बातें जो हमारी होगी, बातें हमारी वही होगी, बस हम उप समुच को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, क्या अब देखिए उप समुच का मतलब क्या समझते हैं वो बतलाते हैं फिर से। समुच ए के अंदर क्या क्या अवयव ले लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर देखिए समुच ए के अवयवों का ही प्रयोग करके हम जिन जिन समुच्चों का निर्माण करेंगे, समुच ए के ही अवयवों का प्रयोग करके हम जिन जिन समुच्चयों का निर्माण करेंगे वह सारा समुच उप समुच कहलाएगा। ठीक है, देखिए इससे फिर नए चीज का निर्माण होगा। समझ रहे हैं बच्चों? अभी हम क्या बोले? समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके हम जिन जिन समुच्चयों का निर्माण करेंगे वही हमारा उप समुच होगा। क्लियर है? और दूसरा उप समुच के लिए एक और कंडीशन आ गया, क्या? कि हम समुच ए के अवयव का प्रयोग ही ना करें, लेकिन यह गलती ना करें कि जिस समुच का हम निर्माण कर रहे हैं उसमें कोई और अवयव रख दे। यह गलती नहीं करना है। अर्थात समुच ए के अवयव का अगर हम प्रयोग किए बिना हम एक नए समुच का निर्माण करेंगे, लेकिन उस समुच के अंदर कोई अवयव नहीं रखेंगे, तब। क्लियर है? चलिए, जैसे एक समुच ले लिए बी, या एक रिक्त समुच ले लिए, एक समुच ले लिए सी, इसके अंदर अवयव ए ले लिए, एक समुच ले लिए डी, इसके अंदर अवयव ले लिए 2, एक समुच ले लिए ई, जो आप इसका निर्माण कर रहे हैं, इसके अंदर अवयव ले लिए 3 और 4, एक समुच ले लिए एफ, तो बताइए हम इसके अंदर अवयव ले लेते 1 2 6 7, और एक समुच ले लेते हैं जी, जिसके अंदर अवयव लेते हैं 2 4 6 8 10, ले लेते हैं। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब हम बताइए यहां पर कौन कौन सा यहां उप समुच है, कौन कौन यहां पर उप समुच है? किसका? समुच ए का। तो वह सारा समुच उप समुच होगा जिसका निर्माण समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके हुआ होगा। फिर से, वह सारा समुच समुच ए का उप समुच होगा जिसका निर्माण समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके हुआ होगा। क्लियर? तो सबसे पहला बात कि सभी समुच का एक निश्चित उप समुच होता है जिसको हम लोग रिक्त समुच कहते हैं। अर्थात देखिए, समुच बी एक उप समुच होगा किसका? समुच ए का। क्यों? क्योंकि समुच बी एक रिक्त समुच है, और रिक्त समुच सभी समुच का उप समुच होता है। अर्थात समुच ए का भी यह हमारा उप समुच होगा, अर्थात समुच बी भी समुच ए का उप समुच होगा, क्योंकि समुच बी एक रिक्त समुच है। इसका निर्माण समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके भले ना किया गया हो, लेकिन इसके अंदर समुच ए के अलावा कोई अवयव भी रखा गया नहीं है। अर्थात समुच बी सभी समुच का उप समुच होता है, तो समुच बी उप समुच होगा समुच ए का। क्लियर? सभी समुच का एक निश्चित उप समुच होता है जिसे हम लोग फाई यानी रिक्त समुच कहते हैं। चलिए अगला, क्या इस समुच सी का सारा अवयव समुच ए में है? बिल्कुल, इसके अंदर एक अवयव है ए, इस समुच के अंदर उपस्थित है। तो यह समुच हमारा सी उप समुच होगा किसका? तो समुच ए का, क्योंकि इस समुच सी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है। डन?
चले, क्या समुच डी हमारा उपसमुच है समुच ए का? तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल, समुच डी उपसमुच है समुच किसका? ए का। क्यों? समुच डी के अंदर जो भी अवयव उपस्थित है वो समुच ए का ही अवयव है, अर्थात समुच डी उपसमुच है समुच ए का। क्लियर? चलिए, क्या समुच ई उपसमुच है समुच ए का? तो देखिए, क्या समुच ई का सारा अवयव समुच ए में है? 3 और 4 बिल्कुल है, अर्थात समुच ई जो है उपसमुच है किसका? समुच ए का। आप सभी बोलिएगा, क्या समुच एफ उपसमुच है समुच ए का? तो क्या समुच एफ का सारा अवयव समुच ए में है? तो देखिए, 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, यानी समुच एफ का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है, अर्थात समुच एफ उपसमुच होगा समुच ए का। क्लियर है? तो देखिए, उपसमुच में हो क्या रहा है? एक समुच के अवयव का ही प्रयोग करके दूसरे समुच का निर्माण हो रहा है। अवयव का प्रयोग करके समुच का निर्माण होना, अवयव का प्रयोग करके समुच का निर्माण होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्या समुच जी उपसमुच है समुच ए का? तो देखते हैं, समुच जी का सारा अवयव समुच ए में है। अब देखिए, मिलाइए, 2 2 4 4 4 4 6 6 8 नहीं है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, अर्थात समुच जी का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब समुच जी उपसमुच नहीं है किसका? समुच ए का। मतलब समुच जी का निर्माण नहीं हुआ है समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके। समुच जी का निर्माण नहीं हुआ है समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके। क्लियर? इसीलिए जी हमारा उपसमुच नहीं हुआ किसका? समुच ए का। फिर से हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। 12 24 36, क्या ये हमारा उपसमुच है? क्या ये H हमारा उपसमुच है समुच ए का? तो मेरा जवाब आएगा सर समुच H का कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है ए में। समुच H का कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है किसमें? समुच ए में। समुच H का कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है किसमें? समुच ए में, अर्थात H हमारा उपसमुच नहीं है किसका? समुच ए का। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर समुच बी में भी तो कोई अवयव नहीं था समुच ए का। समुच बी में कोई अवयव नहीं था किसका? समुच ए का। तो वहां कैसे उपसमुच हुआ? तो हम बताए थे बाबू, हम समुच ए का कोई अवयव अगर प्रयोग ना करें, समुच ए का कोई अवयव प्रयोग ना करें, लेकिन समुच ए में समुच बी में कोई अवयव रखे भी ना, एकदम खाली रखें, तो ही ये उपसमुच होगा। अदरवाइज ये उपसमुच नहीं होगा, क्योंकि सभी समुच का एक निश्चित उपसमुच होता है। कौन? रिक्त समुच 5। डन। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे, क्या अब नाम हटा देते हैं, अब नाम हटाए बिना पूछते हैं, सिर्फ समुच लिखते हैं। 3 4 5 6, क्या ये उपसमुच है समुच H का? तो बिल्कुल ये उपसमुच है किसका? समुच ए का, क्योंकि इस समुच का सारा अवयव समुच ए में उपस्थित है। देखिए कैसे, 3 4 5 6 है या नहीं है? फिर से अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या ये 3 उपसमुच है समुच ए का? तो मेरा जवाब आएगा नहीं सर, 3 जो है वो समुच ही नहीं है, 3 जो है वो अवयव है। देखिए हमने यहां समुच दिया, मध्यम कोष्टक के अंदर हमने इसको रखा नहीं, ये 3 जो है इस समुच के अंदर का क्या है? अवयव है केवल।
तो यहां पर उपसमुच का सिंबल नहीं, यहां पर सिंबल होगा बिलोंग्स टू का। क्योंकि याद कीजिए हम सबसे पहले पढ़े थे कि समुच्च के अंदर अवयवों को बिलोंग्स टू के द्वारा दिखलाया जाता है। तो बाबू ये समुच्च नहीं है, ये क्या है? केवल और केवल अवयव है, केवल और केवल अवयव है, अर्थात ये उपसमुच्च नहीं होगा। यहां पर हम लोग किसका सिंबल देंगे? बिलोंग्स टू का देंगे। ये तीन जो होगा वो अवयव होगा, किसका? समुच्च ए का। हम उपसमुच्च के पीछे एग्जाम्पल डाल दिए, देख लेते हैं कितना आप लोगों को याद है। क्लियर है बात? अवयव के लिए उपसमुच्च का सिंबल नहीं होगा, किसका सिंबल होगा? तो बिलोंग्स टू का। अवयव के लिए उपसमुच्च का सिंबल नहीं होगा तो किसका सिंबल होगा? तो बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। तो क्या बताइए बच्चों, क्या समझ में आ रहा है? समुच्च एक ही अवयव का हमने प्रयोग करके, समुच्च एक ही अवयव का हमने प्रयोग करके देखिए हमने तरह तरह का समुच्च तैयार किया, और जिन समुच्चों का हमने निर्माण किया वो सारा समुच्च हमारा क्या कहलाया? उपसमुच्च कहलाया। सारा समुच्च हमारा क्या कहलाया? उपसमुच्च कहलाया। सारा समुच्च क्या कहलाया? उपसमुच्च कहलाया। किसका? तो समुच्च ए का। क्यों? क्योंकि हमने समुच्च ए के ही अवयव का प्रयोग करके इन समुच्चों का हमने क्या किया था? निर्माण किया था। और जो समुच्च ए के अवयवों के द्वारा जिस समुच्च का निर्माण नहीं हुआ, समुच्च ए के अवयवों के द्वारा जिस समुच्च का निर्माण नहीं हुआ उसे हम लोग उपसमुच्च नहीं कहें, उसे हम लोग उपसमुच्च नहीं कहें। और सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है जिसे हम लोग रिक्त समुच्च कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्च कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आया? हम लोग उपसमुच्च को लेकर के तीन बातें यहां पर तीनों तरीका से समझे। तो चलिए क्या होगा? उपसमुच्च पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा कि जिस समुच्च का सारा अवयव जिस समुच्च में उपस्थित होगा, तो समुच्च ए का यहां पर सारा अवयव समुच्च बी में उपस्थित है, तो समुच्च ए को हम लोग क्या कहेंगे? उपसमुच्च कहेंगे। किसका? समुच्च बी का। लेकिन यहां पर समुच्च बी का सारा अवयव किसमें उपस्थित है? तो समुच्च ए में उपस्थित है, तो समुच्च बी को उपसमुच्च कहेंगे समुच्च ए का। लेकिन यहां पर समुच्च ए का सारा अवयव समुच्च बी में नहीं है और समुच्च बी का भी सारा अवयव समुच्च ए में उपस्थित नहीं है, तो किसी को भी हम लोग उपसमुच्च नहीं कहेंगे। और यहां पर समुच्च बी का सारा अवयव समुच्च बी का सारा अवयव समुच्च ए में उपस्थित था, समुच्च बी का सारा अवयव समुच्च ए में उपस्थित था, तो समुच्च बी को हम लोग उपसमुच्च कहें। किसका? समुच्च ए का। और यहां पर देखें कि सभी रिक्त समुच्च, क्या देखें, या फिर हम बोल सकते हैं रिक्त समुच्च, क्या बोल सकते हैं? रिक्त समुच्च। सभी समुच्चों का एक निश्चित उपसमुच्च होता है। हम जब भी एक रिक्त समुच्च लेंगे और किसी भी समुच्च का पूछेंगे क्या ये उपसमुच्च है, तो मेरा जवाब आएगा बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि सभी समुच्च का एक उपसमुच्च, सभी समुच्च का एक उपसमुच्च निश्चित होता है जिसे हम लोग रिक्त समुच्च कहते हैं। सभी समुच्च का एक उपसमुच्च निश्चित होता है जिसे हम लोग रिक्त समुच्च कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने समुच्च ए को रिक्त समुच्च देखा, तो ये समुच्च ए समुच्च बी का रिक्त समुच्च होगा। यहां पर हमने समुच्च बी को रिक्त समुच्च देखा, तो समुच्च बी समुच्च ए का रिक्त समुच्च उपसमुच्च होगा। क्या समझ में आ गया? सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है जिसे हम लोग रिक्त समुच्च कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमने आगे देखा इसका परिभाषा। क्या देखा कि समुच्च ए के उपसमुच्च में समुच्च ए के अवयवों के द्वारा जिन जिन समुच्चों का निर्माण हुआ हम उसे उपसमुच्च कहते हैं। तो बाबू ये सारा चीज समझ में आ गया। और हमने आपको एक और चीज बताया था, बिलोंग्स टू। तो बताइए यहां पर हमने यहां पर बिलोंग्स टू का प्रयोग कब करते हैं, जरा बता दो? अवयव को बतलाने में, अवयव को बतलाने में। किसको बतलाने में? अवयव को बतलाने में। किसके अवयव को? समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों को बतलाने में बिलोंग्स टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उपसमुच्च का प्रयोग किसी
समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके जब एक नए समुच्च का निर्माण करते हैं। किसी समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके जब हम नए समुच्च का निर्माण करते हैं तो वहां पर हम उपसमुच्च का सिंबल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और बिलोंग्स टू का प्रयोग अवयव को बतलाने में, देखिए यहां पर उपसमुच्च का सिंबल, जब किसी समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके हम नए समुच्च को बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उपसमुच्च का प्रयोग करते हैं। क्या ये दोनों चिन्ह का मतलब याद रखिएगा। बिलोंग्स टू का हम प्रयोग समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों को बतलाने में करते हैं। समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों को बतलाने में बिलोंग्स टू का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब समुच्च के अंदर उपस्थित अवयवों का प्रयोग करके जब नए समुच्च को बतलाना हो तो उपसमुच्च का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग आज उपसमुच्च से रिलेटेड एक सवाल को देखते हैं, जहां पर हम उपसमुच्च का सिंबल देंगे और बिलोंग्स टू का सिंबल देंगे। आपको बतलाना है क्या ये सिंबल हमारा सही है या गलत है। ठीक, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं उपसमुच्च को लेकर के, और वह उपसमुच्च और अवयव के बारे में बतलाइएगा। चलिए हमारे पास एक समुच्च है ए, जिसके अंदर अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, अब हम यहां पर सब चीज का तैयार करेंगे। एक जगह पे उपसमुच्च का सिंबल देंगे तो सही है या नहीं है यह बतलाना है। सही है या नहीं है यह बतलाना है। बिलोंग्स टू का सिंबल देंगे तो सही है या गलत है यह बतलाना। चलिए यहां पे कुछ और एक चीज रिड्यूस करते हैं, 6 और 8 को मध्यम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ठीक, चलिए बात करें। एकदम ध्यान से देखिएगा, आप बोलते जाइए यहां पे है या नहीं है, आप क्वेश्चन को बनाते जाइए। एकदम ध्यान से, समुच्च के अंदर अवयव को भी पहचानने के लिए हम बता चुके हैं। अवयव को बतलाने के लिए पहले ये दोनों मध्यम कोष्ठक को हटा दीजिएगा और जो जो जैसे जैसे दिखेगा वही अवयव होगा। ठीक है, देखिए इतने सारे प्रश्न का हम प्रयोग करेंगे बतलाने के लिए। आपको बतलाना है कि कौन सा सिंबल हमारा सही है और कौन सा सिंबल हमारा सही नहीं है।
तो आइए उप समुच्चय के लिए क्या करना है हम फिर से समझाना चाहते हैं। उप समुच्चय के लिए हमें क्या करना है ये हम फिर से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। ये समुच्चय है, समुच्चय के अंदर का अवयव का प्रयोग करेंगे, ठीक, और हम एक समुच्चय का निर्माण करेंगे, मतलब मध्यम कोष्ठक से बंद कर देंगे, तो वह उप समुच्चय होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर केवल अवयव का प्रयोग करेंगे और समुच्चय के द्वारा बंद नहीं करेंगे, मध्यम कोष्ठक के द्वारा बंद नहीं करेंगे, तो वह केवल अवयव कहलाएगा, ठीक। तो बताइए एक समुच्चय है, क्या इस समुच्चय के अंदर का अवयव क्या इस समुच्चय में है? तो बिल्कुल इस समुच्चय का सारा अवयव इसके अंदर उपस्थित है, अर्थात ये सही है। क्या ये हमारा उपसमुच्चय है? तो देखिए इस समुच्चय का सारा अवयव कौन है? 2 और 4, क्या इसके अंदर है? बिल्कुल, ये भी हमारा सही है। अब देखिए यहां बिलोंग्स टू का मतलब अवयव को बतलाना, तो अवयव को बतलाने के लिए हम बताए थे क्या करेंगे, एक सिंपल सा बात है कि इसके ये दोनों सिंबल को हम मिटा देंगे, और जो यहां लिखा हुआ है क्या सेम टू सेम दिखाई दे रहा है? ये दोनों को आप बंद कर दीजिए। अब देखिए यहां पर 2 जैसे लिखाया गया हुआ है, बिल्कुल है, अर्थात ये हमारा क्या है? अवयव है, किसका? समुच्चय ए का। फिर से बताइए, क्या ये बिलोंग्स टू का मतलब अवयव, ये सेम टू सेम इसके अंदर दिखना चाहिए, तो क्या ये सेम टू सेम 6 और 8 मध्यम कोष्ठक के अंदर इसके अंदर है? बिल्कुल है, यानी ये अवयव है। क्लियर? चलिए, क्या ये हमारा उपसमुच्चय है? तो इस समुच्चय के अंदर कौन कौन अवयव है? 6 और 8, क्या इसके अंदर 6 और 8 है? तो आपको 6 और 8 तो दिखाई देगा, लेकिन वह एक साथ मध्यम कोष्ठक में है, लेकिन वह एक साथ मध्यम कोष्ठक में है। क्या अकेला 6 और अकेला 8 कहीं दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वह समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। इस समुच्चय के अंदर कौन कौन अवयव है? 6 और 8, क्या यहां 6 कहीं दिखाई दे रहा है? क्या 8 कहीं दिखाई दे रहा है? तो तुम बोलोगे क्या कि हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा 6 और ये रहा 8। तो बाबू 6 और 8 जो है वो अकेला दिखाई नहीं दे रहा है, 6 और 8 इस एक साथ मध्यम कोष्ठक के अंदर है। इसका मतलब यह एक अवयव है। यह कितना है? एक अवयव है, किसका? समुच्चय ए का, अर्थात यह अवयव के लिए यहां पर बिलोंग्स टू चिन्ह का प्रयोग सही है, उपसमुच्चय का चिन्ह का प्रयोग सही नहीं है। ये 6 और 8 मध्यम कोष्ठक के अंदर यह एक अवयव है समुच्चय ए का, लेकिन उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन उसी यही क्वेश्चन को आते अगले क्वेश्चन में, तो क्या ये उपसमुच्चय है? तो बिल्कुल हाँ। देखिए ये समुच्चय इसको मानिए, और ये समुच्चय के अंदर का अवयव है, तो बताइए इस समुच्चय के अंदर का अवयव क्या इसके अंदर उपस्थित नहीं है? क्या बताइए इस समुच्चय का सभी अवयव इसके अंदर उपस्थित नहीं है? तो बिल्कुल हाँ उपस्थित है इस बार, अर्थात यह उपसमुच्चय होगा किसका? समुच्चय ए का। लेकिन ये क्या है? अवयव है किसका? समुच्चय ए का। क्लियर है? इसलिए गलत हो गया, ये सही हुआ और ये सही हुआ। क्या 6 अवयव है समुच्चय का? तो बिल्कुल नहीं, 6 अकेला है ही नहीं, 6 इस तरह से है ही नहीं। 6 और 8 मध्यम कोष्ठक के साथ एक अवयव है, केवल 6 अवयव नहीं है, यह बिल्कुल गलत है।